नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विथासिस में आपका स्वागत है। आइए आज हम सब इस वीडियो के माध्यम से DU MA पॉलिटिकल साइंस जो पिछली बार प्रश्न पूछे गए थे उसका विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, आप पूरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके लिए हर एक क्वेश्चन, अगर आप एंट्रेंस देने वाले हैं, अगर आप नेट JRF का एग्जाम देने वाले हैं, तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियोस को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था वो थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन से पूछा गया था, और इसमें कहा गया था आधुनिकीकरण के सिद्धांत की केंद्रीय मान्यता क्या है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल पॉइंट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। तो अब जब मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी पढ़ते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है कि हमारा जो मॉडर्न सोसाइटी है वो कैसे आखिर मॉडर्न हम लोग डिफाइन करते हैं इसको। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशनल सोसाइटी था वो कास्ट, क्लैन, कंजर्वेटिव, ये सब चीज़ों पर विश्वास करता था। लेकिन आज का जो हमारा सोसाइटी है वो इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सब को लेकर डिफाइन करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है वो मेनली ऑप्शन 2 जो है कि ऑल सोसाइटीज शुड फॉलो द पाथ विच मॉडर्न वेस्टर्न स्टेट्स हैव अडॉप्टेड टू इन ऑर्डर टू बिकम मॉडर्न, ये इसमें ऑप्शन सही होगा। हमारा ऑल सोसाइटी शुड फॉलो डिफरेंट पाथ, ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा। और ऑल सोसाइटी शुड अडॉप्ट ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी सही नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 जो पूछा गया था वो ये था कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो जो सार्क के माध्यम से किया गया उसके बारे में कौन सा जो है वो करेक्ट है स्टेटमेंट। तो ये पहला जो है कि नैरो एक्सपोर्ट बेस ऑफ कंट्रीज, सेकेंड जो है लैक ऑफ बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, पॉलिटिकल हर्डल्स। हम देखते हैं कि साफ्टा जो है वो मेनली बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए ही किया गया था, तो इसलिए ऑप्शन 2 तो इसमें हर्डल्स में सही नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन 3 जो है वो सही होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन 4 सही होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया था कि जो इंडस वैली ट्रीटी हुआ था IWT, वो इसमें से इंडिया को कौन कौन से रिवर दिए गए थे। हमको पता है कि इंडस वैली में टोटल 6 रिवर्स हैं, जिसमें से ये जो एग्रीमेंट हुआ था वो वर्ल्ड बैंक जो है उसके द्वारा मेडिएट किया गया था। तो इस समझौते में हमारे पास जो कुल भारत को मिला था वो कौन कौन सा मिला था, तो रावी, ब्यास और सतलुज मिला था, यानी ऑप्शन 2, 3 एंड 5 सही होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 2 सही होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ये पूछा गया था इकबाल्स आइडिया ऑफ कम्युनिटी इज। तो इकबाल की जो विचारधारा है वो मेनली क्या है, तो ट्रांसनेशनल है, लोकल है, एक्सटर्नल है या इंटरनेशनल है। यहाँ पे दो टर्म है, एक परराष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय शब्द उस समय यूज करते हैं जब किसी दो देश के गवर्नमेंट सॉवरेन वहाँ बीच में आते हैं, लेकिन जब दो देश की जब सोसाइटी आपस में मिलते हैं तो उसको हम लोग ट्रांसनेशनल बोलते हैं। तो इकबाल का जो कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो मेनली ऑप्शन 1 ट्रांसनेशनल था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये है कि मार्शल प्लान जो था, यानी मार्शल योजना जो था वो मेनली क्या था। तो हम लोगों को पता है कि मार्शल प्लान जो था वो अमेरिका के द्वारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूरोप में पूरा तबाही हुआ था, उसके बाद उसके क्षतिपूर्ति करने के लिए यूरोप के द्वारा मदद दिया गया था। और ये कितना था, ये लगभग $15 बिलियन था। तो ये जो था वो मेनली किस लिए था, रिबिल्डिंग वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमिक्स के लिए था, रिबिल्डिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के लिए था, बिल्डिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड इसके लिए था, या तो फिर बिल्डिंग द इकोनॉमिक ऑफ अफ्रीकन कंट्री इसके लिए था। तो ये मेनली जो था वो ऑप्शन 1 जो है उसके लिए था, यानी कि वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमिक्स के लिए था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में एक स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा गया है ये किसने कहा। जैसे मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, लंबे समय के लिए यह सभी के हित में है कि यह भूल जाए कि देश में कुछ भी बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक जैसा कुछ होता है। यहाँ बस भारत है और केवल एक समाज है। संविधान सभा के वाद विवाद में किसने यह कथन उठाया था, तो यह जो कथन है वो कौन कहे थे, तो मेनली जो ये कथन है वो सरदार पटेल उठाए थे यहाँ संविधान सभा के वाद विवाद यानी डिबेट में। इसके बाद देखते हैं जो काला पानी डिस्प्यूट है वो किस किस देश के बीच में है। यहाँ पे काला पानी और सस्ता जो डिस्प्यूट है वो मेनली भारत और नेपाल के बीच में है। नेपाल जो हमारा उत्तर का पड़ोसी राज्य है। इसके बाद देखते हैं एक वेस्टफेलियर ट्रीटी से क्वेश्चन आया था। हम लोगों को पता है कि जो वेस्टफेलियर ट्रीटी हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों, वो 1648 में हुआ था। और इसमें पूछा गया है
State autonomy is challenged in the वेस्टफेलियन ऑर्डर बिकॉज, यानी उत्तर वेस्टफेलियन व्यवस्था में राज्य की स्वायत्तता को चुनौती दी गई। क्यों? इसमें जो कारण है वो मुख्यतः क्या है, वो जब देखेंगे तो हम लोग को मिलेगा कि ऑप्शन 1 जो है, इन ए मोर इंडिपेंडेंट वर्ल्ड नेशनल गवर्नमेंट्स आर फोर्स टू एंगेज इन एक्सटेंसिव मल्टीलेटरल कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन सिंपली टू अचीव डोमेस्टिक ऑब्जेक्ट्स। ये जो है हमारा ऑप्शन 1 वो इसका सही आंसर है। आप बाकी ऑप्शंस को एक बार पढ़ ले। इसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 34। चूंकि हम लोग देखते हैं कि वेस्टफेलियन ट्रीटी में ये हुआ था कि स्टेट जो है वो पूरी तरह से ऑटोनॉमी है, पूरी तरह से ऑटोनोमस है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो बायलैटरल ट्रेड होते हैं, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारी ऑटोनॉमी जो है वो कम हो जाती है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द एक्सपोनेंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव पीस। तो जब हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव पीस की बात करते हैं तो वहाँ पे कौन आते हैं? वहाँ पे जोहन गुल्टन का नाम सामने आता है, यानी ये ऑप्शन जो है ऑप्शन 2 सही होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 ये आया था, हु अमंग द फॉलोइंग वुड यू एसोसिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। तो जो टायरनी ऑफ द मेजोरिटी जो है कॉन्सेप्ट, वो किससे रिलेटेड है? वो रूसो से है, हॉब्स से है, मिल से है, या तो कार्ल मार्क्स से है। तो ये जो टायरनी ऑफ द मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट है वो मेनली J.S. मिल से है, यानी कि वो बताते थे कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की ये बात करते थे। इनकी पुस्तक ऑन लिबर्टी थी और उसमें वो मेनली जो है वो मेजोरिटी गवर्नमेंट की बात करते थे, यानी कि टायरनी ऑफ द मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो मिल से रिलेटेड है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इसमें ये आया था, हु अमंग द फॉलोइंग टॉक्ड अबाउट ए थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर। जो थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर की बात है वो मेनली किससे है? वो स्टीवन लुक से है, यानी ऑप्शन 3 सही आंसर है। तो देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो हल्का लेवल अच्छी है। आप अगर DU एंट्रेंस निकालना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको जम के मेहनत करना होगा। और आपको बता दें इसकी एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जल्दी आने वाली है, तो आप तैयार हो जाएं। कहते हैं ना कि युद्ध में जाने से पहले सेना को तैयार हो जाना चाहिए, तो आपको भी तैयार हो जाना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 जो आया था वो क्या आया था, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द राइट्स ऑफ द मैन। ये आप लोगों को पता होगा, द राइट्स ऑफ द मैन जो है वो किसकी पुस्तक है? वो थॉमस पेन की पुस्तक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ये क्या आया था, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ये पंडिता रमाबाई की द्वारा लिखी गई पुस्तक, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। और अब लोग को ये भी पता है कि पंडिता रमाबाई खुद जो है वो एक ब्राह्मण परिवार में जन्म ली थी, लेकिन बाद में वो यहाँ के कास्ट सिस्टम, यहाँ की जाति वर्ण व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति को देखते हुए वो खुद बाद में क्रिश्चियनिटी में खुद को कन्वर्ट कर ली थी। तो इस तरह से हाई कास्ट हिंदू वुमेन जो है वो मेनली किसकी पुस्तक है? वो पंडिता रमाबाई की पुस्तक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 जो आया था वो क्या आया था, द पॉलिसी ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट वॉज इनिशियली मोटेड बाई। तो जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट या संरचनात्मक समायोजन की नीति जो है वो मुख्यतः किससे रिलेटेड है? तो वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है, यानी इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 4 सही होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग से आया था और थिंकर्स के नाम दिए गए थे और उधर उसके द्वारा बताया गया कॉन्सेप्ट या थ्योरी की बात की गई थी। तो J.S. मिल है, स्कम्पचर्स है, रॉबर्ट डहल है और कोहेन है। तो देखते हैं कि जो J.S. मिल है वो किन की बात करते हैं? वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। जो स्कम्पचर है वो किसकी बात करते हैं? वो डेमोक्रेसी एज पॉलिटिकल मेथड की बात करते हैं। फिर रॉबर्ट डहल जो है वो किसकी बात करते हैं? वो इनलाइटेनमेंट अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, ऑप्शन डी। और जो कोहेन है वो किसकी बात करते हैं? वो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा जो होता है वो ऑप्शन 3 होगा। तो इसको आप पूरे ध्यान से देख लें और समझें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 जो है कॉन्सेप्ट से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे इसमें पूछा गया था कि जो GATT है गाट, इसके बाद जो है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और फिर जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो लोग के क्या क्या अपने अपने फंक्शंस हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि जो GATT गाट जो है वो किस लिए, जो इंटरनेशनल टैरिफ के लिए बनाया गया था एंड ट्रेड के लिए बनाया गया था, वो किस लिए बनाया गया था?
तो इसका जो है ऑप्शन 2 यानी कि ए प्रोविजन एग्रीमेंट बिटवीन मेनी कंट्रीज वाज ओवरऑल पर्पस वाज टू promote international trade by reducing or eliminating trade barriers such as tariff or quoted by for physical commodity, यानी ऑप्शन 2 इसका है गैट से रिलेटेड। इसके बाद देखते हैं वर्ल्ड बैंक जो है उसका संबंध किससे है, तो वर्ल्ड बैंक का जो संबंध है वो ऑप्शन 3 यानी कि provides loans and financial and technical assistance to support reconstruction and development with a growing emphasis on the task of reducing poverty, मतलब ये उससे रिलेटेड है। इसके बाद देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ऑप्शन 4 से रिलेटेड है। इन ए परमानेंट इंस्टीट्यूशन, मतलब ये जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है, प्रोमोटिंग ए फ्री ट्रेड एजेंडा कवरिंग सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल्स प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट इशू एज वेल एज प्योर मर्चेंटाइज ट्रेड। इसके बाद जो है ऑप्शन डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका संबंध ऑप्शन ए से है, यानी कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड शॉर्ट टर्म फ्लोज ऑफ स्टेबलाइजेशन फाइनेंस टू एनी मेंबर फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, यानी ऑप्शन 1 है। तो इसको अगर हम लोग मैच करेंगे तो उसमें मिलेगा कि ए का 2, बी का 3, सी का 4 और ऑप्शन डी का 1, यानी 2 3 4 1। तो इसको जो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, तो 2 3 4 1 ऑप्शन ए भी है और 2 3 4 1 हमारा ऑप्शन डी भी है, यानी कि इसमें देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में एरर हुआ है, लेकिन फिर भी जो डी यू सही आंसर माना है वो ऑप्शन 1 को माना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 42, मैच करने के लिए आया था पावर का जो कॉन्सेप्ट है और वो किन से एसोसिएटेड है। तो पावर एज कैपिलरी एक्शन जो है वो किन से रिलेटेड है, तो पावर एज कैपिलरी एक्शन जो है वो माइकल फौकॉल्ट से रिलेटेड है। इसके बाद पावर एज इन्हांस्ड कैपेसिटी इमर्जिंग फ्रॉम कलेक्टिव एक्शन की बात कौन करते हैं, तो हाना आरंट करते हैं। इसके बाद पावर एज लेजिटिमेट अथॉरिटी की बात कौन करते हैं, तो ये मैक्स वेबर करते हैं। और पावर एज हेजेमनी की बात कौन करते हैं, तो हम लोगों को पता है जो नियो मार्क्सिस्ट है, इटालियन है, एंटोनियो ग्राम्सी, वो इनके कॉन्सेप्ट देते हैं। यानी कि हम लोग देखें तो हमारा ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1, यानी जो हम ऑप्शन मिलाएंगे तो हमारा ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन 2 होगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि जो 43 क्वेश्चन नंबर आया था वो क्या आया था। यहाँ पे ऑथर्स और बुक्स से पूछे गए थे, ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट से है, ये सिंपल क्वेश्चन है। जैसे विष्णुगुप्त आचार्य कौटिल्य चाणक्य का कौन सा पुस्तक है, तुम लोग को पता है अर्थशास्त्र है। फिर कालिदास की कौन सी पुस्तक है, तो कालिदास की जो है वो रघुवंशम। फिर बाणभट्ट की कौन सी है, हर्षचरित्र है। और भारतीहारी का कौन सा है, तो नीति शासक है। जब आप इसको मैच करोगे तो आपको राइट आंसर जो मिलेगा वो ऑप्शन 4 मिलेगा। तो देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन जो है वो मिडिल है, मतलब मॉडरेट लेवल का है। और आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से लगे रहिए, आपसे एग्जाम पक्का क्लियर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 44, ये पूछा गया था व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिक मीन इन मार्क्सिज्म। तो आपको बता दें जो डायलेक्टिक का कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स जो लिए थे वो किन से लिए थे, तो हीगल से लिए थे। तो इसमें जो मार्क्सिज्म का जो कॉन्सेप्ट था उसमें डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट देते हैं तो उसमें वो क्या बताते हैं कि को एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यानी विरोधाभासों के बीच सह अस्तित्व की बात करते हैं कार्ल मार्क्स, यानी इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन 1 सही होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 45 था वो क्या आया था, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो जॉन रॉल्स के द्वारा दिया गया है उससे पूछा गया था गिव्स लेक्सिकल प्रायोरिटी टू, मतलब वो किसकी प्रायोरिटी देता है। तो हम लोग को पता है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो पुस्तक थी वो 1971 में प्रकाशित हुई थी। और जॉन रॉल्स जो है वो प्रोसीजरल जस्टिस के माध्यम से सस्टेंसिव जस्टिस को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 1 जो है लिबर्टी प्रिंसिपल ओवर इक्वालिटी प्रिंसिपल, तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो लिबर्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे इक्वालिटी से, क्योंकि वो बताते थे लिबर्टी इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ गुड सोसाइटी, जो उनका फेमस कोटेशन है। इसके बाद जो ऑप्शन बी है वो ये है प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ओवर प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट टू रोस्टॉफ। इसको तीसरा जो है प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट टू रोस्टॉफ ओवर प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्विटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसके बाद ऑप्शन डी जो है वो इक्विटी प्रिंसिपल ओवर लिबर्टी प्रिंसिपल, तो ऑप्शन डी तो इसका सही नहीं होगा। तो अगर हम देखें इसके ऑप्शंस को, तो इसके ऑप्शंस में जो हमें सही मिलते हैं वो ऑप्शंस इसके ए और ऑप्शन बी, यानी कि
जो पहला बताए वो, और ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट्स टू रोस्ट ऑफ, ये इनका सही आंसर होगा, यानी ए एंड बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 46 था, हु सेड दैट इंटरनेशनल अफेयर्स आर इनहॉस्पिटेबल टू लिबरलिज्म, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संदर्भ में किसने कहा था कि उदारवाद असहाय है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो मेनली कौन कह रहे थे, तो स्टैनले हॉफमैन की जो बात है, स्टैनले हॉफमैन ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल अफेयर्स जो है वो इनहॉस्पिटेबल है टू लिबरलिज्म, मतलब लिबरलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको अडॉप्ट नहीं करता है इंटरनेशनलिज्म। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 47 वो ये है कि पंडिता रमाबाई पॉलिटिकल आइडियाज फ्यूज सेवरल लिंकेज ऑफ, तो जो पंडिता रमाबाई की जो बात है वो कास्ट, हिंदुइज्म, फेमिनिज्म एंड कास्ट, फेमिनिज्म, फेमिनिज्म, कास्ट। तो इसमें देखते हैं कि जो खुद उनकी पुस्तक है उनके बाद उसको जब पढ़ते हैं तो मिलता है कि वो हिंदुइज्म की जो बात करते ही हैं, फेमिनिज्म की भी बात करते हैं और कास्टिज्म की भी बात करते हैं, यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, इसमें क्या बोला गया कि रामानुजन वॉज एसोसिएटेड विथ विच अमंग द फॉलोइंग। तो रामानुजन के जो कॉन्सेप्ट है वो मेनली किससे है, वो वैष्णव से है, यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, वो सैविज्म या सिखिज्म या जैनिज्म से उनका एसोसिएशन नहीं था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 49 है ये मैकियावेली से है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट कहते हैं, और साथ ही में उनकी फेमस पुस्तक जो है वो कौन सी है, प्रिंस है, आर्ट ऑफ वॉर है। तो इसके बाद देखते हैं उनका, इनके बारे में पूछा गया है कि वो आधुनिक दार्शनिक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं ही एडवोकेटेड डाउट स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉरलिटी, डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉरलिटी, नहीं, ही बिलीव्स इन जस्टिफाइज द मीन्स, नहीं, ये कारण नहीं था। ही हैड अधेयर टू ए सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन हिज राइटिंग, ये लग रहा है क्योंकि वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ही वाज नॉस्टैल्जिक अबाउट रोमन रिपब्लिक, ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 जो आज का है वो ये है, रामाबाई कन्वर्टेड टू, आपको पहले ही हम बताएं कि रामाबाई जो है वो खुद ब्राह्मण में जन्म ली थी, लेकिन यहाँ की जो कास्ट व्यवस्था है, क्लैन व्यवस्था है, उसको देखते हुए वो इतनी चिढ़ गई कि अपने जीवन के अंतिम काल में वो क्रिश्चियनिटी में यानी ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गई। तो दोस्तों आपको उम्मीद है ये 50 को जो 25 क्वेश्चंस किए उसमें हमने बहुत ज़्यादा अलग अलग पॉइंट्स को भी डिस्कस किया, आप सारे पॉइंट्स को नोट किए होंगे। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।